उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। 91.2 एफएम पर आप इसे सुन रहे हैं। हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज गणतंत्र दिवस है तो क्यों ना आज इस दिन के बारे में जाना जाए, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जाना जाए, कैसे हमारे संविधान सभा के जो सदस्य रहे हैं उन्होंने किस तरह से इस पूरा संविधान को बनाने में अपना योगदान दिया और साथ ही क्यों आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ। तो इस विषय पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि इसकी शुरुआत मैं उन 3 तिथियों से करूंगी जो कि इसका आधार है। अगर हम 15 अगस्त 1947 की बात करें, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950, तो हमारे पास ये जो 3 तिथियां हैं हमारे देश की एक यात्रा है। ये यात्रा हमारे जो है आज़ादी से लेके हमारे संविधान के लागू होने तक की है, हमारे देश के गणतंत्र होने तक की है। तो ये यात्रा की जो शुरुआत है 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 26 नवंबर 1949 जिसे आज हम लोग संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं, इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और 26 जनवरी 1950 मतलब कि आज ही के दिन 26 जनवरी को वर्ष 1950 में हमारा संविधान लागू किया गया। तो एक ये हमारे देश की एक यात्रा है, हमारी आज़ादी से लेकर हमारे संविधान के लागू होने तक की। इसमें बहुत कुछ बदला। हमारे जो है हेड ऑफ द स्टेट, वायसराय से लेके गवर्नर जनरल से लेकर कैसे प्रेसिडेंट तक हमारी एक यात्रा रही है, कैसे इन व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ है। और अगर हम इसके एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरफ देखें, हमारा जो यूके की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया था जो कि लागू हुआ 15 अगस्त 1947 को। इसीलिए उसी दिन से हम आज़ाद हुए। स्वाधीनता से पूर्व ही संविधान सभा का निर्माण हुआ। जैसा कि हम 1947 में आज़ाद हो गए, लेकिन जो हमारी संविधान सभा है वो नवंबर 1946 में इसका निर्माण हुआ। दिसंबर 1946 से हमारे संविधान पर काम होना शुरू हुआ। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 में पूरी तरीके से तैयार हो गया, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो अब इसी को जानना है कि क्यों इसी दिन को चुना गया, क्यों 26 जनवरी को ही संविधान को लागू करने के लिए चुना गया। तो अब इसके लिए हमें एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरफ जाना पड़ेगा, हमें अपने इतिहास की तरफ जाना पड़ेगा, जिस दौरान हम लोग अपनी आज़ादी का आंदोलन हमारा चल रहा था और हमारे देश में जो पार्टी थी, राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी थी, उनका जो अधिवेशन था 31 दिसंबर 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा था जो चल रहा था लाहौर में और जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे नेहरू जी। उस दौरान अगर हम देखें तो नेहरू जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के मध्य जो वैचारिक मतभेद थे वो बहुत तीक्ष्ण नहीं थे, लेकिन जो मतभेद थे वो लोग लगभग हमें किस तरह का स्टेटस चाहिए अपने देश का, उसको लेकर उनका जो विचार था वो लगभग समान था। कांग्रेस में कुछ ऐसे भी नेता हुआ करते थे जिनका इस बात के पक्षधर थे कि अगर हमें डोमिनियन स्टेट का भी दर्जा मिल जाता है तो वो उसमें भी सेटिस्फाइड थे, जबकि नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी जो है पूर्ण संप्रभुता के समर्थक थे। इसी अधिवेशन में एक प्रस्ताव तैयार हुआ जिसमें ये कहा गया कि हमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज चाहिए। तो जो कॉन्सेप्ट है पूर्ण स्वराज का वो इसी अधिवेशन से आया। तो इसी अधिवेशन में ये भी तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 तक हम आज़ाद हो जाएंगे और तब से 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस दिन को स्वाधीनता दिवस मान लिया, क्योंकि इस दिन का अपने आप में बहुत महत्व था। इसलिए संविधान सभा ने संविधान को लागू करने की तिथि
26 जनवरी 1950 रखी, ताकि हम उस ऐतिहासिक दिन का सम्मान बनाए रख सकें। अब हम इसके अगर हम एक वैधानिक उसमें इसी क्रम में अगर हम ये देखें कि हमारा जो देश है, इससे पूर्व जैसे संविधान से जब हमारा संविधान हमारे पास मतलब 1950 में लागू हुआ, इससे पूर्व हमारा देश किस तरह से चलता था, ऐसे कौन से अधिनियम थे, कौन से एक्ट थे, हम इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो हमारा संविधान अगर हम अपने संविधान के अनुच्छेद 395 की बात करते हैं, जिसमें लिखा गया है कि संविधान लागू होने के साथ ही जिस दिन संविधान लागू होगा उसी दिन जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 रिपील हो जाएंगे। तो इससे पूर्व हमारा जो देश है वो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के उस तरीके से ही चलता था। और अब हम आते हैं एक जो रिपब्लिक, जो हम गणतंत्र की बात करते हैं, तो ये क्या मतलब कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जैक्टली क्या है, तो अब हम उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। कॉन्सेप्चुअल रिपब्लिक शब्द लैटिन भाषा के शब्द रेस पब्लिका से निकला है। रेस पब्लिका का मतलब है रिलेटेड विद पब्लिक, जैसे कि राज्य का संबंध पब्लिक से है, राज्य जो है पब्लिक का है, वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। तो उसी तरीके से अब हमारे सामने ये भी मतलब आम तौर पर आता है कि हम कैसे पहचाने कि ये जो देश है वो गणतांत्रिक है। ऐसे कौन से मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे ये पता चल जाए कि ये जो देश है ये इसे हम रिपब्लिक कहेंगे। तो इसके लिए कुछ मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, जिसमें कि हेड ऑफ द स्टेट, जो कि हमारे राज्य का जो मुखिया होगा वो निर्वाचित होगा, इलेक्टेड होगा। अब यहीं पर हमको थोड़ा डिफरेंस को समझने के लिए एक और देश का हम एग्जाम्पल ले पाएंगे। जैसे कि इंडिया में आप देखेंगे जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, उनका इलेक्शन होता है, एक पर्टिकुलर टेन्योर होता है। लेकिन अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो वहां पर जो क्राउन होते हैं वो वंशानुगत होते हैं। दूसरा जो है वो है कि विशेषाधिकार वाले वर्ग का ना होना, जो प्रिविलेज्ड क्लास होती है वो आपको जो नेशन, जो कंट्री, रिपब्लिक होगी वहां पर ये नहीं होगा। प्रिविलेज्ड क्लास का मतलब है कि अगर हम देखें कि यूके में जो लॉर्ड सभा है वहां पर कुछ लॉर्ड्स आज भी ऐसे हैं जो कि वंशानुगत चल रहे हैं। उनके जो बच्चे होंगे वो जब वो पैदा हो रहे हैं वो उस टैग के साथ ही पैदा हो रहे हैं, और आगे के लिए वो अपने लिए मतलब अब वो अपने आप में एक प्रिविलेज क्लास हो गई है। अगर हम इंडिया का भारत को अगर हम देखें तो भारत में इस तरह की परंपरा नहीं है। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जैसे कि 12 सदस्यों को मनोनीत तो किया जाता है हालांकि, लेकिन उसमें हम ये भी देख सकते हैं कि उनके मनोनीत करने का जो उनका जो क्राइटेरिया होता है, उनका सोशल कंट्रीब्यूशन होता है, और वो एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए ही होते हैं, वो वंशानुगत नहीं होते हैं। तो जिसका सोसाइटी को लेकर जिस तरह का कंट्रीब्यूशन है उसी आधार पर उनको लिया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है सरकारी पद पर सभी नागरिकों को अवसर समान होना चाहिए, चाहे वो कोई भी पद हो, चाहे वो आप हमारे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, कोई भी पद है, उसके लिए हर एक व्यक्ति के पास अवसर है कि वो हर एक नागरिक के पास अवसर होता है कि वो उस पद पर पहुंच सके। लोकप्रिय संप्रभुता जो है इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक है और महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ की जो संप्रभुता जो है वो जनता के हाथ में होनी चाहिए, जनता में निहित होनी चाहिए, ना कि किसी धर्म गुरु पे या किसी एक खास व्यक्ति के पास। तो अगर हम गणतंत्र को बिल्कुल सामान्य शब्दों में अगर हम समझने की कोशिश करें तो गणतंत्र से मतलब बस इससे ये है कि वंशानुगत शासन नहीं होना चाहिए। कि हम उस शासन, उस व्यवस्था को हम गणतांत्रिक व्यवस्था कहेंगे, उस देश को हम रिपब्लिक कहेंगे जहाँ पर शासन जो है वो वंशानुगत नहीं हो, और साथ ही वहां पर हर एक नागरिक को अवसर मिलना चाहिए कि वह जो है सरकार का हिस्सा बन सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आराम देती हूँ और एक बार फिर से हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।